नमस्कार दोस्तों, मैं उषा कुशवाहा अपनी इस चैनल कहानी कमल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी यह सुंदर रचना। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसी ही सुंदर साहित्यिक रचनाएं मैं आपको सुनाती रहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है शोक का पुरस्कार। आज 3 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था। मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश खुश चला आ रहा था। मेरे सैकड़ों दोस्त मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मारे खुशी के मेरी बाछें खिली जाती थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी आरज़ू कि मैं एमए पास हो जाऊं पूरी हो गई थी, और ऐसी खूबी से जिसकी मुझे तनिक भी आशा न थी। मेरा नंबर अव्वल था। वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझसे हाथ मिलाया था और मुस्कुरा कर कहा था कि भगवान तुम्हें और भी बड़े कामों की शक्ति दे। मेरी खुशी की कोई सीमा न थी। मैं नौजवान था, सुंदर था, स्वस्थ था। रुपए पैसे की न मुझे इच्छा थी और न कुछ कमी। माँ बाप बहुत कुछ छोड़ गए थे। दुनिया में सच्ची खुशी पाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वह सब मुझे प्राप्त थी, और सबसे बढ़कर पहलू में एक हौसलामंद दिल था जो ख्याति प्राप्त करने के लिए अधीर हो रहा था। घर आया, दोस्तों ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। दावत की ठहरी। दोस्तों की खातिर तवज्जो में 12 बज गए। लेटा तो बरबस ख्याल मिस लीलावती की तरफ जा पहुँचा, जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ बीए का डिप्लोमा हासिल किया था। भाग्यशाली होगा वह व्यक्ति जो मिस लीला को ब्याहेगा। कैसी सुंदर है, कितना मीठा गला है, कैसा हंसमुख स्वभाव। मैं कभी कभी उसके यहाँ प्रोफेसर साहब से दर्शन शास्त्र में सहायता लेने के लिए जाया करता था। वह दिन शुभ होता जब प्रोफेसर साहब घर पर न मिलते। मिस लीला मेरे साथ बड़े तपाक से पेश आती और मुझे ऐसा मालूम होता कि मैं ईसा मसीह की शरण में आ जाऊं तो उसे मुझे अपना पति बना लेने में आपत्ति न होगी। वह सेली, वायरन और किट्स की प्रेमी थी और मेरी रुचि भी बिल्कुल उसी के समान थी। हम जब अकेले होते तो अक्सर प्रेम और प्रेम के दर्शन पर बातें करने लगते, और उसके मुंह से भावों में डूबी हुई बातें सुन सुनकर मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती। मगर अफसोस, मैं अपना मालिक न था। मेरी शादी एक ऊंचे घराने में कर दी गई थी, और अगरचे मैंने अब तक अपनी बीबी की सूरत भी ना देखी थी, मगर मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि मुझे उसकी संगत में वह आनंद न मिल सकता जो मिस लीला की संगत में संभव है। शादी हुए 2 साल हो चुके थे, मगर उसने मेरे पास एक खत भी न लिखा था। मैंने 2-3 खत लिखे भी, मगर किसी का जवाब न मिला। इससे मुझे शक हो गया था कि उसकी तालीम भी बस यूं ही है। आहा, क्या मैं इस लड़की के साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाऊंगा? इस सवाल ने मेरे उन तमाम हवाई किलों को ढाह दिया जो मैंने अभी अभी बनाए थे। क्या मैं मिस लीला से हमेशा के लिए हाथ धो लूं? नामुमकिन है। मैं कुमुदनी को छोड़ दूंगा, मैं अपने घर वालों से नाता तोड़ लूंगा, मैं बदनाम होऊंगा, परेशान होऊंगा, मगर मिस लीला को जरूर अपना बनाऊंगा। इन्हीं ख्यालों के असर में मैंने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज पर खुला छोड़कर बिस्तर पर लेट रहा और सोचते सोचते सो गया। सवेरे उठकर देखता हूँ तो निरंजन दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं। उनके हाथ में डायरी थी जिसे वह ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही मैं बड़े चाव से लिपट गया। अफसोस, अब उस देवोपम स्वभाव वाले नौजवान की सूरत देखनी न नसीब होगी।
अचानक मौत ने उसे हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया। कुमुदनी के सगे भाई थे, बहुत स्वस्थ, सुंदर और हंसमुख। उम्र मुझसे 2 ही 4 साल ज्यादा थी। ऊंचे पद पर नियुक्त थे। कुछ दिनों से इसी शहर में तब्दील होकर आ गए थे। मेरी और उनकी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। मैंने पूछा, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? निरंजन, हाँ, मगर कुमुदनी से कुछ ना कहना। बहुत अच्छा, ना कहूँगा। इस वक्त किस सोच में हो? मेरा डिप्लोमा देखा? घर से खत आया है, पिताजी बीमार हैं, 2-3 दिन में जाने वाला हूँ। मैंने कहा, शौक से जाइए, ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करें। निरंजन, तुम भी चलोगे? न मालूम कैसा पड़े कैसा ना पड़े, मुझे तो इस वक्त माफ़ कर दो। निरंजन दास यह कहकर चले गए। मैंने हजामत बनाई, कपड़े बदले और मिस लीलावती से मिलने का चाव मन में लेकर चला। वहां जाकर देखा तो ताला पड़ा हुआ है। मालूम हुआ कि मिस साहिबा की तबीयत 2-3 दिन से खराब थी। आबो हवा बदलने के लिए नैनीताल चली गई। अफसोस, मैं हाथ मल कर रह गया। क्या लीला मुझसे नाराज थी? उसने मुझे क्यों खबर नहीं दी? लीला, क्या तू बेवफा है? तुझसे बेवफाई की उम्मीद न थी। फौरन पक्का इरादा कर लिया कि आज की डाक से नैनीताल चल दूं। मगर घर आया तो लीला का खत मिला। कांपते हुए हाथ से खोला। लिखा था, मैं बीमार हूँ, मेरी जीने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लेग है। जब तक तुम आओगे शायद मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। आखिरी वक्त तुमसे न मिलने का सख्त सदमा है। मेरी याद दिल में कायम रखना। मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिल कर नहीं आई। मेरा कसूर माफ करना और अपने अभागिन लीला को भुला मत देना। खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। मुंह से एक ठंडी आह निकली। बिना एक क्षण गंवाए मैंने बिस्तर बांधा और नैनीताल चलने के लिए तैयार हो गया। घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई। कॉलेज से चले आ रहे थे। चेहरे पर शोक लिखा हुआ था। मुझे देखते ही उन्होंने जेब से एक तार निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। मेरा कलेजा धक से हो गया। आंखों में अंधेरा छा गया। तार कौन उठाता और हाय मारकर बैठ गया। लीला, तू इतनी जल्दी मुझसे जुदा हो गई? दूसरा दृश्य, मैं रोता हुआ घर आया और चारपाई पर मुंह ढांप कर खूब रोया। नैनीताल जाने का इरादा खत्म हो गया। 10-12 दिन तक मैं उन्माद की सी दशा में इधर उधर घूमता रहा। दोस्तों की सलाह हुई कि कुछ रोज के लिए कहीं घूमने चले जाओ। मेरे दिल में भी यह बात जम गई। निकल खड़ा हुआ और 2-3 महीने तक विंध्याचल, पारसनाथ वगैरह पहाड़ियों में आवारा फिरता रहा। ज्यों त्यों करके नई जगहों और दृश्यों की सैर से तबीयत को जरा तस्कीन हुई। मैं अब आबू में था जब मेरे नाम तार पहुंचा कि मैं कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसरी के लिए चुना गया हूं। जी तो ना चाहता था कि फिर से इस शहर में आऊं, मगर प्रिंसिपल के खत ने मजबूर कर दिया। लाचार लौटा और अपने काम में लग गया। जिंदा दिली नाम को न बाकी रही थी। दोस्तों की संगत से भागता और हंसी मजाक से चिढ़ मालूम होती। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने अंधेरे कमरे में लेटा हुआ कल्पना लोक की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज आई। आह, क्या आवाज थी! तीर की तरह दिल में चुभी जाती थी। स्वर कितना करुण था। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि गाने में क्या असर होता है। तमाम रोंगटे खड़े हो गए। कलेजा मसोसने लगा और दिल पर एक अजीब वेदना सी छा गई। आंखों में आंसू बहने लगे। हाय, यह लीला का प्यारा गीत था। पिया मिलन है कठिन बावरी। मुझसे जब्त न हो सका। मैं एक उन्माद की सी दशा में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाज़ा खटखटाया।
मुझे उस वक्त यह चेतना न रही कि एक अजनबी आदमी के मकान पर आकर खड़े हो जाना और उसके एकांत में विघ्न डालना परले दर्जे की असभ्यता है। तीसरा दृश्य, एक बुढ़िया ने दरवाजा खोल दिया और मुझे खड़े देखकर लपकी हुई अंदर गई। मैं भी उसके साथ चला गया। दहलीज तय करते ही एक बड़े कमरे में पहुंचा। उस पर एक सफ़ेद फर्श बिछा हुआ था। गौ तकिए भी रखे थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लटक रही थी और एक 16-17 साल का सुंदर नौजवान, जिसकी अभी मसें भीग ही रही थी, मनसद के करीब बैठा हुआ हारमोनियम पर गा रहा था। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ऐसा सुंदर स्वस्थ नौजवान मेरी नज़र में कभी नहीं गुजरा। चाल ढाल से सिख मालूम होता था। मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया। शर्म से सिर झुका लिया और कुछ घबराया हुआ सा नजर आने लगा। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ़ दी। आप इस फन के उस्ताद मालूम होते हैं। खास कर जो चीज़ अभी आप गा रहे थे वह मुझे बहुत पसंद है। नौजवान ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मेरी तरफ देखा और सर नीचा कर लिया और होठों ही में कुछ अपने नौसिखिएपन की बात कही। मैंने फिर पूछा, आप यहाँ कब से हैं? नौजवान, 3 महीने के करीब होता है। आपका शुभ नाम? मुझे मेहर सिंह कहते हैं। मैं बैठ गया और बहुत गुस्ताखाना बेतकल्लुफ़ी से मेहर सिंह का हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर माफ़ी मांगी। उस वक्त की बातचीत से मालूम हुआ कि वह पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है। शायद डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आबहवा उसके लिए ठीक नहीं है। मैं दिल में तो झेपा कि एक स्कूल के लड़के के साथ बैठकर ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहा हूँ, मगर संगीत के प्रेम ने इस ख्याल को रहने न दिया। रस्मी परिचय के बाद मैंने फिर प्रार्थना की कि वही चीज़ छेड़िए। मेहर सिंह ने आंखें नीचे करके जवाब दिया कि मैं अभी बिल्कुल नौसिखिया हूँ। यह तो आप अपनी ज़बान से कहिए। मेहर सिंह झेप कर, आप कुछ फरमाइए, हारमोनियम हाजिर है। मैं इस फन में बिल्कुल कोरा हूँ, वरना आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करता। इसके बाद मैंने बहुत बहुत आग्रह किया, मगर मेहर सिंह झेपता ही रहा। मुझे स्वभावतः शिष्टाचार से घृणा है। हालांकि इस वक्त मुझे रूखा होने का कोई हक न था, मगर जब मैंने देखा कि यह किसी तरह न मानेगा तो ज़रा रुखाई से बोला, खैर जाने दीजिए, मुझे अफसोस है कि मैंने आपका बहुत वक्त बर्बाद किया। माफ़ कीजिए। यह कहकर उठ खड़ा हुआ। मेरी रोनी सूरत देखकर शायद मेहर सिंह को उस वक्त तरस आ गया। उसने झेपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आप तो नाराज़ हुए जाते हैं। मुझे आपसे नाराज़ होने का कोई हक हासिल नहीं है। अच्छा बैठ जाइए, मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगा, मगर मैं अभी बिल्कुल अनाड़ी हूँ। मैं बैठ गया और मेहर सिंह ने हारमोनियम पर वही गीत अलापना शुरू किया। पिया मिलन है कठिन बावरी। कैसी सुरीली तान थी, कैसी मीठी आवाज़, कैसा बेचैन करने वाला भाव। उसके गले में वह रस था जिसका बयान नहीं हो सकता। मैंने देखा कि गाते गाते खुद उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। मुझ पर इस वक्त एक मोहक सपने की सी दशा छाई हुई थी। एक बहुत मीठा, नाजुक, दर्दनाक असर दिल पर हो रहा था, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। एक हरे भरे मैदान का नक्शा आंखों के सामने खींच गया और लीला, प्यारी लीला उस मैदान पर बैठी हुई मेरे तरफ हसरतनाक आंखों से ताक रही थी। मैंने एक लंबी आह भरी और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। इस वक्त मेहर सिंह ने मेरी तरफ ताका। उसकी आंखों में मोती के कतरे डबडबाए हुए थे और बोला, कभी कभी तशरीफ़ लाया कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना जवाब दिया, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। चौथा दृश्य, धीरे धीरे मेरी यह हालत हो गई कि जब तक मेहर सिंह के यहाँ जाकर 2-4 गाने न सुन लूँ, जी को चैन न आता। शाम हुई और मैं जा पहुँचा।
कुछ देर तक गानों का बहार लूटता और तब उसे पढ़ाता। ऐसे ज़हीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में मुझे खास मज़ा आता। मालूम होता था कि मेरी एक एक बात उसके दिल पर नक्श हो रही थी। जब तक मैं पढ़ाता वह पूरे जी जान से कान लगाए बैठा रहता। जब उसे देखता पढ़ने लिखने में डूबा हुआ पाता। साल भर में अपने भगवान के दिए हुए जेहन की बदौलत उसने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और दूसरे साल गुजरते गुजरते वह अपने स्कूल के कुछ छात्रों से बाजी ले गया। सब उसकी अक्ल पर हैरत करते और सीधा नेक चलन ऐसा कि कभी झूठ मूठ भी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। वह अपने सारे स्कूल की उम्मीद और रौनक था, लेकिन बावजूद सिख होने के उसे खेल कूद में रुचि न थी। मैंने उसे कभी क्रिकेट में नहीं देखा। शाम होते सीधे घर चला आता और लिखने पढ़ने लग जाता। मैं धीरे धीरे उससे इतना हिल मिल गया कि बजाय शिष्य के उसको अपना दोस्त समझने लगा। उम्र के लिहाज से उसकी समझ आश्चर्यजनक थी। देखने में 16-17 साल से ज़्यादा न मालूम होता, मगर जब कभी मैं रवानी में आकर दुर्बोध कवि कल्पनाओं और कोमल भावों की उसके सामने व्याख्या करता तो मुझे उसकी भंगिमा से ऐसा मालूम होता कि एक एक बारीकी को समझ रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मेहर सिंह, तुम्हारी शादी हो गई? मेहर सिंह ने शर्मा कर जवाब दिया, अभी नहीं। तुम्हें कैसी औरत पसंद है? मैं शादी करूँगा ही नहीं। पर क्यों? मुझ जैसे जाहिल गंवार के साथ शादी करना कोई औरत पसंद न करेगी जो? बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज़्यादा लायक हो या तुमसे ज़्यादा समझ रखते हो। मेहर सिंह ने मेरी तरफ अचंभे से देखकर कहा, आप दिल लगी करते हैं। दिल लगी नहीं, मैं सच कहता हूँ। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने कम दिनों में तुमने इतनी योग्यता कैसे पैदा कर ली। अभी तुम्हें अंग्रेजी शुरू किए 3 बरस से ज़्यादा नहीं हुए। मेहर सिंह, क्या मैं किसी पढ़ी लिखी लेडी को खुश रख सकूँगा? मैं जोश से, बेशक। 5वां दृश्य। गर्मी का मौसम था। मैं हवा खाने शिमले गया हुआ था। मेहर सिंह भी मेरे साथ था। वहाँ मैं बीमार पड़ा। चेचक निकल आई। तमाम जिस्म में फफोले पड़ गए। पीठ के बल चारपाई पर पड़ा रहता। उस वक्त मेहर सिंह ने मेरे साथ जो जो एहसान किए वह मुझे हमेशा याद रहेंगे। डॉक्टरों की सख्त मनाही थी कि वह मेरे कमरे में ना आवे, मगर मेहर सिंह 8 प्रहर मेरे ही पास बैठा रहता। मुझे खिलाता पिलाता, उठाता बैठाता। रात रात भर चारपाई के करीब बैठकर जागते रहना मेहर सिंह का ही काम था। सगा भाई भी इससे ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता था। 1 महीना गुजर गया। मेरी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। एक रोज़ मैंने डॉक्टर को मेहर सिंह से कहते सुना कि इनकी हालत नाजुक है। मुझे यकीन हो गया कि अब न बचूंगा, मगर मेहर सिंह कुछ ऐसी दृढ़ता से मेरी सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ था जैसे वह मुझे ज़बरदस्ती मौत के मुंह से बचा लेगा। एक रोज़ शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा हुआ था कि किसी के सिसकने की आवाज़ आई। वह मेहर सिंह को छोड़कर और कोई न था। मैंने पूछा, मेहर सिंह, तुम रोते हो? मेहर सिंह ने जब्त करके कहा, नहीं, रोऊं क्यों? और मेरी तरफ बड़ी दर्द भरी आंखों से देखा। तुम्हारे सिसकने की आवाज़ आई? मेहर सिंह, वह कुछ बात न थी, घर की याद आ गई थी। सच बोलो। मेहर सिंह की आंखें फिर डबडबा आई। उसने मेज पर से आईना उठाकर मेरे सामने रख दिया। हे नारायण, मैं खुद को पहचान न सका। चेहरा इतना ज़्यादा बदल गया था। रंगत बजाय सुर्ख के स्याह हो रही थी और चेचक के बदनुमा दागों से ने सूरत को बिगाड़ दी थी। अपनी यह बुरी हालत देखकर मुझसे भी जब्त न हो सका और आंखें डबडबा आई। वह सौंदर्य जिस पर मुझे इतना गर्व था बिल्कुल विदा हो गया था। 6ठा दृश्य।
मैं शिमले से वापस आने को तैयारी कर रहा था। मेहर सिंह उसी रोज़ मुझसे विदा होकर अपने घर चला गया था। मेरी तबीयत बहुत उचाट हो रही थी। असबाब सब बंध चुका था कि एक गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से कौन उतरा? मिस लीला। मेरी आंखों को विश्वास न हो रहा था। चकित होकर ताकने लगा। मिस लीलावती ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया और हाथ मिलाने को बढ़ाया। मैंने भी बौखलाहट में हाथ तो बढ़ा दिया, मगर अभी तक यह यकीन नहीं हुआ था कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत। लीला के गालों पर वह लाली न थी, वह चुहलपन बल्कि वह बहुत गंभीर और पीली पीली सी हो रही थी। आखिर मेरी हैरत कम न होते देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम कैसे जेंटलमैन हो कि एक शरीफ लेडी को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते। मैंने अंदर से कुर्सी लाकर उसके लिए रख दी, मगर अभी तक यही समझ रहा था कि सपना देख रहा हूँ। लीलावती ने कहा, शायद तुम मुझे भूल गए। मैं भूल तो उम्र भर नहीं सकता, मगर आंखों को एतबार नहीं आता। तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। तुम भी तो वह नहीं रही, मगर आखिर यह भेद क्या है? क्या तुम स्वर्ग से लौट आई हो? मैं तो नैनीताल में अपने मामा के यहाँ थी। और वह चिट्ठी मुझे किसने लिखी और तार किसने दिया? मैंने ही। मैं क्यों तुमने मुझे यह धोखा क्यों दिया? शायद तुम अंदाज नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हारे शोक में कितनी पीड़ा सही है। मुझे उस वक्त एक अनोखा गुस्सा आया। यह फिर मेरे सामने आई ही क्यों? मर गई थी तो मरी ही रहती। लीला, इसमें एक गुर था, मगर यह बात तो फिर होती रहेगी। आओ इस वक्त तुम्हें अपनी एक लेडी फ्रेंड से मिलवाऊं। वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। मैंने अचरज से पूछा, मुझसे मिलने को? मगर लीलावती ने इसका कुछ जवाब न दिया और मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी के सामने ले गई। उसमें एक युवती हिंदुस्तानी कपड़े पहने बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और हाथ बढ़ा दिया। मैंने लीला की तरफ सवाल करती आंखों से देखा। क्या तुमने नहीं पहचाना? मुझे अफसोस है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, और अगर देखा भी हो तो घूंघट की आड़ से क्यों कर पहचान सकता हूँ। यह तुम्हारी बीबी कुमुदनी है। मैंने आश्चर्य के स्वर में कहा, कुमुदनी यहाँ? लीला, कुमुदनी, मुंह खोल दो और अपने प्यारे पति का स्वागत करो। कुमुदनी ने कांपते हुए हाथों से जरा सा घूंघट उठाया। लीला ने सारा मुंह खोल दिया और ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बादल से चांद निकल आया हो। मुझे ख्याल आया, मैंने यह चेहरा कहीं देखा है। कहाँ? आहा, उसकी नाक पर भी वही तिल है, अंगुली में वही अंगूठी भी। लीला, क्या सोचते हो, अब पहचाना? मेरी कुछ अक्ल काम नहीं करती। हूबहू यही हुलिया मेरे एक प्यारे दोस्त मेहर सिंह का है। लीला मुस्कुराकर, तुम तो हमेशा निगाह के तेज बनते थे, इतना भी नहीं पहचान सकते? मैं खुशी से फूल उठा। कुमुदनी मेहर सिंह के भेष में। मैंने उसी वक्त उसे गले से लगा लिया और खूब दिल खोल कर प्यार किया। इन कुछ क्षणों में मुझे जो खुशी हासिल हुई, उसके मुकाबले जिंदगी भर की खुशियाँ कम हैं। हम दोनों आलिंगन पास में बंधे हुए थे कि कुमुदनी, प्यारी कुमुदनी के मुंह से आवाज़ न निकलती थी, आंखों से आंसू जारी थे। मिस लीला बाहर खड़ी कोमल आंखों से यह दृश्य देख रही थी। मैंने उसके हाथों को चूम कर कहा, प्यारी लीला, तुम सच्ची देवी हो। जब तक जिएंगे तुम्हारा कृतज्ञ रहेंगे। लीला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। बोली, अब तो शायद तुम्हें मेरे शोक का काफ़ी पुरस्कार मिल गया होगा। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।